दोस्तों, हम लोग क्लास 10वीं के जो पूरा हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके सारे चैप्टर से क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन को उठाया है, जो कि एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा क्या होंगे, हेल्प करेंगे। जिसमें हमने सारे चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर से भारत में राष्ट्रवाद क्या है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका कि वैश्विक विश्व का निर्माण कैसे हुआ, फिर से औद्योगिकरण का युग कौन सा था, फिर से पढ़ेंगे मुद्रक संस्कृति और आधुनिक जो विश्व है, कार्य जीवन और अवकाश। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो क्या है, पार्क सिनेमा और क्लब अवकाश के लिए एक नए साधन बने। यानी कि नेता के नाम, उसके अलावा कुल मानचित्र के क्वेश्चन जो होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। तो मैप के भी क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे हम लोग, करेंगे। पहले हम लोग ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद में इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली है वियना की संधि कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन है कि 1815 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है कि वाटरलू बैटल कब हुआ था, वाटरलू बैटल। तो वाटरलू बैटल भी जो हुआ था 1815 में ही हुआ था। इस संधि की अध्यक्षता किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के मैटरनिक ने की थी। ऑस्ट्रिया के मैटरनिक। ऑस्ट्रिया क्या था उस समय, कंट्री था, और इसकी जो लड़ाई चल रही थी जर्मनी के साथ चल रही थी, क्योंकि जर्मनी को राष्ट्रीयकरण का दर्जा अभी नहीं दिया गया था। वो आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे डीपली तो समझ पाओगे, लेकिन अभी आप इंपॉर्टेंट डेट को समझो। वियना संधि का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था राजशाही व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। राजशाही व्यवस्था का क्या कर देना, फिर से शुरुआत कर देना। राजशाही का मतलब राजाओं का शासन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एक वर्ड में, उसको मोनार्क कहा जाता है। फिर से जोसेफ मेजनी ने यंग इटली संगठन की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। आपसे पूछेगा यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे जोसेफ मजनी ने की थी। फिर से जोसेफ गैरिबल्डी, ये वो फेमस नाम है, बहुत ही नाम माना जाना नाम है, वो है जोसेफ गैरिबल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। यानी इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले कौन थे, जोसेफ गैरिबल्डी। जैसे हमारा एकीकरण यूनियन ऑफ स्टेट बना, जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। ठीक वैसे ही वहां इटली में जो जोसेफ गैरिबल्डी नाम का व्यक्ति था, उसको हम एकीकरण की तलवार कहते हैं। यानी बहुत ही बड़ी भूमिका उसने क्या की थी, निभाई थी। फिर से ऑटोवन बिस्मार्क। बिस्मार्क तो बहुत फेमस आदमी है भाई, गजब का आदमी, जो प्रुशिया को अगर एकीकरण में बात करें तो करने वाला वही इंसान है एक, और यही है, यही बिस्मार्क। ये पता था, इसी की वजह से इसकी लड़ाई ऑस्ट्रिया के साथ हुई, और यही बोला था कि हम आपको क्या करेंगे, जर्मनी को एक कंट्री, राष्ट्र का दर्जा दिलाएंगे। और यही था उस समय का हीरो। बिस्मार्क ने प्रुशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया था। नेतृत्व किसका किया था, प्रुशिया का, लेकिन एकीकरण करने में सबसे बड़ी भूमिका जर्मनी की किसने निभाई है, तो वो बिस्मार्क ही था। इटली में कौन सा था, तो वो था जोसेफ गैरिबल्डी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। फिर से फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1700 कब हुई थी, 89। उसका नारा जो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि स्वतंत्र जीवन को जीना, फिर से सबको समान अधिकार मिलना। तीसरी चीज बंधुत्व का मतलब होता है जो भाईचारा आपस में होता है। इसका नारा ये लगा करके इस क्रांति को क्या किया गया था। अब जो नाम आता है नेपोलियन की संहिता, वो आए थे 1804 में, जो कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। जमींदारी प्रथा समाप्त करने का मतलब है, जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं कि ऐसे जमींदार लोग जो गरीब किसान होते हैं उनको जबरदस्ती खेती कराया करते थे। उस समय भी टैक्स भी लिया करते थे, लगाम भी लिया करते थे। और उसके बाद जब ये नेपोलियन आया तो इस चीज को खत्म कर दिया, तो वहां के लोगों के लिए ये क्या बन गया, हीरो। हमारा नेता कैसा हो, तो नेपोलियन के जैसा हो, जिससे इसने काम किया था। जर्मनी का एकीकरण अगर देखा जाए तो कब हुआ, 1871 में हुआ था। कहां पे, तो ये हुआ था वर्साए के महल में हुआ था, पैलेस ऑफ वर्सेल्स। ये बहुत ही फेमस पैलेस है, ये प्लेस का नाम भी पूछता है। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो वो था बिस्मार्क, लीजेंड पर्सन, गजब का आदमी था, जबरदस्त। उसका कैरेक्टर पढ़ के देखना, ऑटोबायोग्राफी, आपको पता चल जाएगा। देखो ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि क्या हुआ। जैसे कि एक बच्चे को मैंने पकड़ा और बोलूंगा कि तुमको 200 पेज राइटिंग लिख के लाना है, और उसके बगल वाले बच्चे को बोल दूंगा कि 500 पेज राइटिंग लिख के लाना है, तो जो पहला वाला बच्चा था वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी तुलना में उसको कम मिले। तो जब ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ोगे, तो जब हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में पढ़ोगे, भगत सिंह के बारे में, अम्बेडकर के बारे में,
उसके बाद गांधी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे लाइफ में जो समस्या है उनसे बहुत छोटी है। इसलिए ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए। आप जर्मनी ये एकीकरण पढ़ेंगे, बिस्मार्क को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा हीरो था। फिर से आप चलो आगे देखो, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचार बन गया, यानी लोगों के अंदर क्या हो गया, राष्ट्रवाद यानी भावना चालू होती। देखो एक चीज मैंने देखा, जो राष्ट्रवाद शब्द है ये क्या है, इमोशन है। आप ध्यान से समझना, भावना है। यानी कि अगर एक बार लोगों के अंदर आजादी की भावना जग जाए तो जान भी दे देंगे, लेकिन उनको आजादी के पीछे क्या करेंगे, भागेंगे। ठीक है, आगे अगर देखेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का जो क्या हो गया था, उदय होने लगा था 1800 में जर्मनी का एकीकरण के बाद। अब यहां से हमने देखा, देखो राष्ट्रवाद ये भावना, इस चीज को ध्यान से समझना, जो इंसान मन की शक्ति से नहीं टूट पाया वो भावनाओं की शक्ति से क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि ट्रेन में जाते हैं तो उनको क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग, जो लोग अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ वोमिटिंग बहुत कम होती है। आप राष्ट्रवाद की भावना में देखोगे तो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें भी आप देख सकते हो, लोग मरने को तैयार थे, लेकिन आजादी के लिए क्या हो चुके थे, टूट पड़े थे। जो स्वराज का राष्ट्रवाद हमारे शिवाजी महाराज ने दिया था, जो लोगों के अंदर आया था, वो भावना कोई खत्म नहीं कर सकता। आप हमें मार सकते हो, हमारे विचारों को और भावनाओं को नहीं मार सकते। विचारों को गलत सिद्ध कर सकते हो, लेकिन भावनाओं को गलत सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि भावना एक ऐसी चीज है, नेचुरल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ना तो थॉट्स को कंट्रोल किया जा सका, डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते। इमोशनली, जैसे कहते हैं ना, इसको इमोशनली का मतलब क्या है, एनर्जी इमोशनल मोशन, यानी कि एनर्जी इन मोशन। आप इतने गति में हो गए और पूरा एनर्जेटिक हो गए। जैसे हम लोग आर्मी के दौड़ में जाते हैं तो बोलते हैं पहला जो रनिंग होता है, पहला रन मम्मी के नाम, दूसरा पापा के नाम, तीसरा देश के नाम, चौथा जान लगा दो। वैसे ही मतलब इमोशन भावनाओं से जुड़ जाते हैं। जो चीज भावनाओं से जुड़ी होती है बहुत खतरनाक होती है और उसको हराना मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं लक्ष्य के प्रति भावनाओं से जुड़ो, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगला जो चैप्टर है वो भारत में राष्ट्रवाद की बात करेगा। जो भारत में जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद की भावना, जो लोगों ने देशभक्ति जगी थी और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, गांधी जी जो आए थे दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, जो केस लड़के, तो वो आए थे 1915 में आए थे। चंपारण में जो उन्होंने किया था, कब किया था, 1917 में किया था, जो कि नील किसानों से हुआ था, इंडिगो की खेती के लिए किया गया था, जो कि गया के आसपास में पड़ता है, बिहार में है। स्टेट भी पूछ सकता है। अगला है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और बरदोली सत्याग्रह भी पूछते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, महिलाओं ने दिया था, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछेगा रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में नागरिक अधिकारों को क्या था, सीमित किया था। नागरिक के अधिकारों को रॉलेट एक्ट ने क्या कर दिया, सीमित कर दिया, यानी कि बिना पूछे अरेस्ट कर ले रहे थे। तो ये जो घटनाएं थी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाली थी भारत में, और यही घटनाओं की वजह से जब जरूरत से ज्यादा कोई शोषण करता है तो फिर क्या होगा, आंदोलन होंगे। और अगला था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं की परीक्षा के लिए। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। फिर से अगला असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरुआत हुआ था और 1922 में क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्वेश्चंस और हैं जो कि इसी चैप्टर से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसको हम दांडी मार्च से जानते हैं, डेट भी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में फिर से क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा अगस्त में जो चालू हुआ था, महीना याद रखिएगा, अगस्त में 1942 में हुआ था। और इसी में जो ये नारा दिया था भारत छोड़ो का, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किसने दिया था। फिर से दूसरी चीज आएगी, करो या मरो किसने कहा, तो गांधी जी ने ही कहा था। उसके अलावा पुनः स्वराज जो प्रस्ताव था 1929 में लाहौर के अधिवेशन में क्या हुआ था, पारित हुआ था। और 26 जनवरी को ही 1930 में हमारे जो नेहरू जी थे क्या कर चुके थे, झंडा लहरा चुके थे। झंडा क्या कर चुके थे, लहरा चुके थे। आप देखोगे हमारा अमेरिका है, 4 जुलाई जो वो आजाद हुआ 1786 में,
79 में हुआ था और 86 में क्या हो गया आजाद। लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ होता है, जिस समय ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, और यही देन है कि 26 जनवरी को ही हम लोग क्या किए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए थे, संविधान को लागू किए थे। और हमारे भारत में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का क्या हुआ था, उस दिन लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को। आगे देखो क्या क्वेश्चन है। और विश्व का निर्माण, वैश्विक विश्व का निर्माण, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशम रूट जो थे ना, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका को क्या कर देता है, जोड़ता है। आप पूरा वर्ल्ड देखोगे तो एशिया को, यहाँ एशिया है, एशिया के बाद और ये अफ्रीका, ये तीनों को जोड़ने का काम करता है सिल्क रोड, जो कि किसने, चाइना ने क्या किया है, अपने फोकस से बनाया है। फिर से औद्योगिक क्रांति में देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत जो की थी कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी ब्रिटेन में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहीं पे है। एग्रीकल्चर वहां पे हो नहीं सकते, स्नो एरिया है। महामंदी अगर बात करें कब आई थी, तो ये आई थी 1929 में, यानी साइमन कमीशन के बाद में। कॉर्लो कौ था, कॉर्लो क्या था, कॉर्लो था जब 1840 के दशक में समाप्त किया गया था कॉर्न लॉ को। बंधुआ श्रम जो था, इंडेंच्योर्ड जो लेबर था, का अर्थ क्या था, अनुबंधित मजदूरी, यानी अपने हिसाब से क्या कर देना, मजदूरी को देना। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें कब हुई थी, तो 1914 से 1918 ने विश्व अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया था, प्रभावित किया था, कि युद्ध नाश की ही पहचान होती है, अपनी भी और दुश्मनों की भी। हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन की शुरुआत की थी। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को उगाना। ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, जिसमें कि ब्रेटन वुड की समझौता 1900 कब हुई थी, 44 में। इस समझौते में से आईएमएफ और विश्व बैंक क्या हुए थे, बने थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वो होता है इंटरनेशनल, लिख लीजिएगा, मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नया आर्थिक क्रम क्या हो गया, शुरू हो गया था। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1929 से लेकर के और 1900 कहां तक हुआ था, 45 तक, जो कि हिटलर ने पोलैंड पे अटैक करके क्या किया था, चालू किया था। और हिटलर के लाइफ से एक चीज सीखना, हर इंसान के साथ झगड़ा नहीं करना। अब रास्ते में गए, किसी से झगड़ा हुआ था, रास्ते में जितने लोग मिले, छोला बेचने वाला, समोसा वाला, साइकिल वाला, एक एक झापड़ खींच दिए। जो हिटलर ने यही काम किया। और बाद में हुआ क्या, जब उधर इधर से तो मारते चले गए, उधर से आए ना, तो सब मिलकर के हम मारने लगे, पटक पटक के, तो क्या होगा, मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे। यही काम जर्मनी के हिटलर कर बैठा। अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं थी, नाव पे अटैक किया, और वहां पे अटैक होने के बाद से अमेरिका डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो गया युद्ध में। तो ये काम कभी मत करना कि सबके साथ झगड़े करते रहना, झगड़ा करने से क्या होता है, नाश होता है। अगला देखो, औद्योगिक का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये 1760 के आसपास ब्रिटेन में हुई थी। सबसे पहले विकसित उद्योग, कपड़ा उद्योग कहाँ पे खुला था, यहीं ब्रिटेन में ही खुला था। फिर से जेम्स वॉट ने भाप इंजन की जब शुरुआत की थी, उसमें क्या किए थे, सुधार किए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है जेम्स वॉट जो भाप इंजन, इसका आविष्कारक कौन है। लौह और आयरन और कोयला उद्योग के क्या हुए थे, ऋण थी। यानी कि उस समय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस टिका हुआ था, आयरन पे और किस पे, कोयला पे टिका हुआ था। कहाँ पे, ब्रिटेन में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति आई थी। क्योंकि इन सब चीजों को निकालने में बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, मशीनों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कुटीर उद्योग को देखेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री में वस्तुओं हाथ से बननी थी। जैसे कि हम लोग यहाँ देखोगे, साबरमती आश्रम में गांधी जी ने जो चालू किया था, कॉटन से चरखा चला करके, और क्या करते थे, कपड़ा बनाया करते थे, खादी का। फिर से स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, जेम्स हारगिब्स ने किया था, ठीक है। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में औद्योगिक व्यापार पर क्या किया, निमंत्रण किया था। क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 में आई थी। भारतीय वस्त्र जैसे मलमल और छींट यूरोप में क्या थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। और ये प्रसिद्ध होने के वजह से ही अंग्रेज क्या हुए थे, भारत आए थे, कि चलो आराम से व्यापार करेंगे। व्यापार करने आए और देखो क्या कर बैठे। रेलवे ने औद्योगिक विकास में सहायता की थी। रेलवे में अगर देखोगे, अंग्रेजों ने कोई बहुत अच्छा काम करके गया, तो वो था रेलवे को स्टार्ट करके, ठीक है।
उसने क्या किया था, रेलवे को स्टार्ट किया था जब 1553 में मुंबई से ठाणे पहली बार गाड़ी चली थी। मैनचेस्टर ब्रिटेन का प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र है। मैनचेस्टर का मतलब होता है वो ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं। और भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसको कहते हैं, गुजरात को कहते हैं, चार है, फिर से कानपुर को कहा जाता है। ये क्षेत्र है जहाँ पे कपड़ों बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, क्लॉथ्स का व्यापार बहुत बड़ा है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व के बारे में पढ़े। तो पहला मुद्रण यानी प्रिंटिंग पेज किसने बनाया था, गुटनबर्ग ने, जोहान गुटनबर्ग ने 1440 में बनाया था। पहली मुद्रित पुस्तक गुटनबर्ग बाइबल थी, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बाइबल पढ़ा करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन, वो बाइबल थे तो उन्होंने क्रिश्चियंस थे तो इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने 1780 में क्या किया था, पहला प्रकाशित किया था, ठीक है। फिर से वर्नेकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया था, इसको लेके आया था। मुद्रण प्रेस ने शिक्षा और सुधार आंदोलन को क्या किया था, फैलाया था। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के लिए मुद्रण का उपयोग किया था। और राजा राम मोहन राय ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में क्या करते थे, बहुत ज्यादा सहायता भी की थी अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी। अखबार और पुस्तकों ने राष्ट्रीय चेतना को क्या कर दिया, जगा दिया, क्योंकि लोग जब अखबार पढ़ने लगे, आजकल देख लो कोई इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, अखबार पढ़ोगे तब तो आंदोलन की क्रांति वो जगेगी, आपको देश के बारे में पता चलेगा। हमारे पूरे गांव में हमको लगता है मुश्किल से अगर 20,000 लोग हैं तो 1,000 लोग भी अखबार को पढ़ते होंगे। सब इंस्टाग्राम और फेसबुक देख सकते हैं लेकिन 5 मिनट अखबार नहीं पढ़ सकते। ये जब पढ़ोगे तो आपकी चेतना क्या होगी, जगेगी। और फिर से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था, चीन में चालू हुआ था। मार्टिन लूथर किंग, क्या क्या बात है, मार्टिन लूथर विचार छपे हुए पैम्पलेट से फैले थे। देखिए मार्टिन लूथर ही था जो कि पूरे विश्व को हिला डाला था, क्रिश्चियनिटी को डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाला आदमी। यूरोप के पूरा हिस्ट्री में अगर इनका नाम देखो तो बहुत बड़ा नाम है। बहुत अच्छा काम किया था। बाइबल को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था इजी लैंग्वेज में, सो दैट क्या कर पाए, लोग आसानी से पढ़ पाए। इनके ही समय में आपने देखोगे आर्किटेक्चर, म्यूजियम, रियलिज्म, वास्तविकता जो चालू हुई थी। ग्राउंड लेवल पे देखे थे क्रिश्चियनिटी में जो धर्म को लेकर के लोग कैसे पागल हुए हैं। धर्म को समझना है, धर्म को फॉलो नहीं करना, कोई माने तब थोड़ी करना है। धर्म बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि कभी भी नीम के पेड़ में आम नहीं उग सकता, क्योंकि नीम का पेड़ का धर्म है नीम को उगाना, आम का पेड़ का धर्म है आम को उगाना, दूसरे धर्म नहीं उग सकते। तो धर्म समझने की चीज है, जो समझ गया कभी दुख में रह ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग जो धर्म के पीछे पड़े हैं वही विनाश का कारण है। ये पूरे यूरोप के इतिहास को पढ़ के देख लीजिएगा। कार्य जीवन और अवकाश को अगर ध्यान से देखा जाए तो देख लो, लंदन में 19वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और अभी भी देख लो लंदन बहुत ज्यादा फेमस है। औद्योगिकरण ने शहरी जीवन को क्या किया था, बदल दिया था। भीड़ भाड़ और प्रदूषण बड़ी समस्या थी लंदन की। और ट्रम्प और रेलगाड़ियों से जो थी शहरी यातायात क्या हुए थे, विकसित हुए थे। तो ये तो जो क्वेश्चंस थे आप अपने लॉन्ग आंसर में भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमको जहां तक लगता है जो क्वेश्चन की संख्या 50 से ज्यादा है, और 50 से ज्यादा क्वेश्चन वो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्या किए गए हैं, रिपीट किए गए क्वेश्चन है। इसको आप समझो, इसको लिखो, इसके बाद इसको बार बार पढ़ो। आप लॉन्ग आंसर में भी इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। रुक दो, हो गया।